मेरे सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम फिर से बात करने वाले हैं इंसेंटिव फॉर्मेट के बारे में। ये इंसेंटिव फॉर्मेट का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट ऑलरेडी आ चुका था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाकर के देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में मैंने सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे थे और मुझे बार बार मैसेज आ रहा था, कॉल आ रहा था। तो मैंने उस पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश की है, और एक पॉइंट ऐसा भी था जहाँ पर मैं खुद कंफ्यूज हो गया और अपने इंसेंटिव फॉर्मेट में मैंने भी गलतियाँ की है। तो मैंने भी अपनी गलतियों से ही सीखा है, और होप आप भी जानते हैं कि इंसान गलती करते करते ही सीखता है। तो मैंने उस पॉइंट्स को क्लियर कर लिया है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी गलतियाँ ना करें। और मेरी पहले वीडियो को देखकर अगर आपने इंसेंटिव फॉर्मेट बनाया है तो हो सकता है आपने भी गलतियाँ की होगी, तो वही गलतियाँ अब दोहराए नहीं, और आगे हम लोग जो इंसेंटिव फॉर्मेट बनाने वाले हैं वो बहुत अच्छे से बनेगा। और ये जो वीडियो है वो सभी BDM, BPM, ANM, MPW, मितानिन सभी के लिए है जो इंसेंटिव फॉर्मेट बनाने वाले हैं, भरने वाले हैं, ताकि उनसे भी कोई गलतियाँ ना हो। इसलिए प्लीज़ आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखें, और जो पहले पार्ट को नहीं देखे हैं वो पहला पार्ट ज़रूर देखें। आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला मुझे पहले पार्ट पे। 1400 लोगों ने उस वीडियो को देखा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे इंसेंटिव फॉर्मेट की तरफ। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा मैं। बाकी ऑलरेडी पॉइंट्स को मैंने क्लियर कर लिया था, तो मैं बहुत ही जल्दी जल्दी शॉर्टकट में आप लोगों को बता देता हूँ। मासिक ओपीडी आप लोगों को पता है कि जितना हमारा आबादी है, जितना भी हमारा पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का हमें 8% देखना है, तब जाकर हम यहाँ पर 5 नंबर मिलेगा करके। तो उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं एएनसी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हुए थे, और यहाँ सीएचओ मुझसे पूछते थे कि हम एएनसी कैसे निकालेंगे, उनका पॉपुलेशन हम कैसे, नहीं पता चलेगा कि कितना हम पंजीयन करना है करके। तो यहाँ मैंने कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा फार्मूला नहीं लगाया है। एक फॉर्मेट मैंने देखा था हमारे बालोद ज़िला में। वहाँ पर एक एएनएम के पास में कागज़ रखा हुआ था, जिसमें मैंने देखा है कि 1000 की जनसंख्या में हमें 16 लोगों को टारगेट करना पड़ता है। जैसे कि अगर मेरे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की आबादी 1000 है, तो उस 1000 की आबादी में जो मेरा एएनसी होगा वो एएनसी होगा 16। तो सीधे सीधे अगर मैं कहूँ तो अगर मेरे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की आबादी 2000 है, तो मेरे जो मेरा एएनसी का पंजीकरण है वो, या मेरा एएनसी का जो टारगेट है वो हो जाएगा 32। अगर मैं आपको शॉर्टकट में लेकर के चलूँ तो आप इस फार्मूले को याद रखिएगा, 0.016। ये एक फार्मूला है जिसमें अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की आबादी 1000 है, तो 1000 आबादी में आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 16। उसी प्रकार यदि आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की आबादी फॉर एग्जांपल 2500 है, तो आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एएनसी का जो पंजीकरण होगा वो होगा 40। उसी प्रकार अगर आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जो आबादी है वो यहाँ पर हम अनुमानित एक लगा लेते हैं कि 4000 या 5000 है, तो 5000 की आबादी में आपको यहाँ पर 80 लोगों का टारगेट लेकर के चलना पड़ता है। तो ये हो जाते हैं हमारे एएनसी का टारगेट, जिसे हमको निकालना आना चाहिए, और जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ कुछ सीएचओ को ये निकालने नहीं आ पा रहा था। और अगर आपको यहाँ से भी नहीं निकालने आएगा तो सभी एएनएम को एक टारगेट दिया गया है उनके ज़िले से कि उन्हें कितना एएनसी का पंजीकरण 1 साल के अंतर्गत करना पड़ता है। तो वो आराम से आप लोगों को एएनएम से मिल जाएगा। उसी प्रकार हम सेकंड पॉइंट को देखें तो यहाँ पर दिया गया है कि एएनसी पंजीकरण जो महिलाएं हैं उनका देखभाल करना। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को मैंने अच्छे से समझा दिया था कि जितने लोगों को आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो फॉलो अप आपको करना है। वो 4 एएनसी विजिट में आ रहे हैं कि नहीं, उन्हें टीका लग रहा है कि नहीं, आप उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग कर रहे हैं कि नहीं, ये सारा चीज़ इसके अंतर्गत आएगा। टीकाकरण प्राप्त करने वाले बच्चे वो सभी बच्चे जिनका हम टारगेट लेकर चलते हैं, और जितना हम महीने में या साल में वैक्सीन का डिमांड करते हैं, हर महीने हमको एक वैक्सीन का डिमांड करना पड़ता है अपने पीएससी लेवल पे या सीएससी लेवल पे। तो वो सारे बच्चे जिनके लिए हम टीकाकरण के लिए डिमांड कर रहे हैं, उन्हें टीका लग रहा है कि नहीं, क्या कोई बच्चा छूट तो नहीं जा रहा है, यहाँ पर हम उस चीज़ को देखते हैं। HBNC यानी होम बेस्ड न्यूनेटल केयर, वो सभी बच्चे जिन्होंने आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के एरिया में, चाहे आप 4 गांव को देख रहे हैं या 5 गांव आपके अंडर में आ रहे हैं, तो उनके पास जाकर उन्हें केयर दिया है कि नहीं, या उनको विजिट किया है कि नहीं, चाहे आप करें चाहे मितानिन के द्वारा कराएं, या एएनएम MPW उन बच्चों के पास जाकर उन्हें विजिट करें, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है एनसीडी। और सबसे पहले हम देखेंगे हाइपरटेंशन। ये वही पॉइंट है दोस्तों जहाँ पर मैं कंफ्यूज हुआ था और मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब मैं आप लोगों को वो गलती जो है वो सुधार दे रहा हूँ, ताकि आप नेक्स्ट जो भी आप इंसेंटिव फॉर्मेट बनाएंगे उसे अच्छे से बना सके। पहले मैंने ये बताया था कि 30 वर्ष से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं वो 24% हमको उनका निकालना पड़ेगा। मतलब जब हम एनसीडी एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं तो एनसीडी एप्लीकेशन में हम क्या करते थे, जितना हमारा टारगेट रहता था पॉपुलेशन का, उसका हम अपने पॉपुलेशन का 37% टारगेट हमको निकालना पड़ता था 1 साल के लिए। ये आपको एनसीडी एप्लीकेशन में भी दिख जाएगा, टारगेट पहले से रखाया रहता है 37%। मैंने ये बता दिया था गलती से कि 37% की जगह 24% आपको लेना है 1 साल के लिए, जो कि गलत है। आपको यहाँ पर जितना 37% अगर आपने लिया है, यानी कि जो आपका टारगेट है 37%, तो उस 37% का 24% आपको निकालना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, ये मेरे एनसीडी एप्लीकेशन का डैशबोर्ड है। अगर आपको एनसीडी एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। अगर एनसीडी एप्लीकेशन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा उसके बारे में भी। यहाँ मेरा जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का पॉपुलेशन है वो है 3223।
जो कि 3723 जो कि इस साल का पॉपुलेशन है। और ये जो 1361 है ये मेरे पिछले साल के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मुझे टारगेट दिया गया था। इस 1361 को मुझे 37% निकाल करके दिया गया है। तो मुझे यहाँ पर इंसेंटिव फॉर्मेट के लिए इस 1361 में से 24% निकालना है, यानी कि 1361 का मैं 24% निकालूंगा तो मुझे यहाँ पर टारगेट जो है मेरा इंसेंटिव फॉर्मेट के लिए हर महीने का या हर साल का निकल जाएगा। मैं कैलकुलेटर की तरफ जाऊँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मेरा जो टारगेट है वो 1361 है। अगर मैं 1361 का 24% निकालता हूँ तो मेरा जो टारगेट है वो एक साल का 326 हो जाता है, यानी कि मुझे एक साल में सिर्फ 326 पेशेंट का ही स्क्रीनिंग करना पड़ेगा और उतने लोगों का टैबलेट में एंट्री भी करना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग मेरे महीने का जो टारगेट है वो हो जाता है, अगर मैं इसे 12 से भाग दे दूँ तो 27, यानी कि मुझे एक साल के अंत एक महीने में सिर्फ 27 लोगों का ही स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, जो कि देखा जाए तो बहुत ही कम टारगेट है। अगर आप रोज़ एक एक पेशेंट का भी एनसीडी एप्लीकेशन में एंट्री करते हैं या एनसीडी के लिए उनका स्क्रीनिंग करते हैं तो आपका ये टारगेट आराम से पूरा हो जाएगा और आपको इंसेंटिव जो है वो 100% मिल जाएगा। यानी कि आप अपने टारगेट को आराम से अचीव कर सकते हैं। एनएचएम ने इतने अच्छे से इसको मॉडिफाई किया है, इसे जो इंसेंटिव फॉर्मेट है उसे। तो यहाँ पर मेरा जो टारगेट था वो मैंने अचीव कर लिया, यानी कि 1300 जो मेरा टारगेट था, इस 1300 में से मैंने 37% की जगह अब 24% यूज़ किया है और 24% लोगों को मैंने स्क्रीनिंग कर लिया है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा अभी कि मैंने जो मेरा 37% टारगेट था उस 37% टारगेट में से मैंने यहाँ पर सिर्फ 24% ही लिया है और मुझे एक महीने में सिर्फ 27 लोगों का ही स्क्रीनिंग करना पड़ा। अगर आपका जो पॉपुलेशन है वो 5000 है, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल 5000 पॉपुलेशन है अगर आपका, तो इस 5000 में सबसे पहले आप 37% निकाल लीजिए, जो कि हो जाता है 1850। इस 1850 में अब आपको 24% निकालना है, यानी कि 1850 का अगर मैं 24% निकालूं तो मेरा जो टारगेट हो जाता है वो 444 का हो जाता है। मतलब मुझे सिर्फ एक साल के अंतर्गत 444 लोगों का स्क्रीनिंग करके अपने टैबलेट में उनका एंट्री करना है। अगर मैं इस 444 को 12 महीने में डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर मेरा जो टारगेट हो जाता है वो हो जाता है 37। मतलब हर महीने मुझे 37 लोगों का स्क्रीनिंग करके टैबलेट में एंट्री करना है। यहाँ पर हम नए और पुराने पेशेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम टैबलेट में एंट्री करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो है टैबलेट में एंट्री करना, यानी कि एनसीडी एप्लीकेशन, आरसीएच पोर्टल, एनसीडी एप्लीकेशन, साथ ही में जो डेली एंट्री है या ओपीडी रजिस्टर है, इन सभी चीज़ों से ही इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी और इसी के ही जरिए आप लोगों का सत्यापन किया जाएगा और इंसेंटिव जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। तो होप सो जितने भी लोगों का आप एनसीडी करते हैं उसे आप अपने एप्लीकेशन में जरूर एंट्री करें। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ का है। डायबिटीज़ में भी हमने सेम देखा था और यहाँ पर भी आपको जो भी पेशेंट आप देखते हैं या एंट्री करते हैं, जितना भी आप ग्लूकोज स्ट्रिप यूज़ कर रहे हैं, नए पेशेंट हो चाहे पुराने पेशेंट हो, फॉलोअप हो, वो सभी को आपको एंट्री करना है और फॉलोअप वालों को भी आपको एनसीडी एप्लीकेशन में एंट्री करना है और नए पेशेंट को भी आपको एनसीडी एप्लीकेशन में एंट्री करना है। तो तभी जाकर के आपका जो इंसेंटिव का टारगेट है वो पूरा हो पाएगा। और यहाँ भी आपको सिर्फ 24% लोगों को ही देखना है जितना आपका टारगेट दिया गया था उसमें से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ओरल कैंसर की तरफ आ जाते हैं। ओरल कैंसर हम 5 साल में सिर्फ एक बार करेंगे। अगर आपने एक साल में पूरा टारगेट कंप्लीट कर लिया है तो आपको पूरे 5 साल तक उस चीज़ का इंसेंटिव मिलते रहेगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, जिसके बारे में यहाँ पर साफ तौर पर उल्लेखित भी है। आप चाहो तो अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं। दिए गए लक्ष्य को अगर आपने पूरी कर लिया है तो आपको 100% इंसेंटिव यहाँ पर दिया जाएगा। अब आते हैं हाइपरटेंशन के रोगियों का अनुपात, यानी कि कौन कौन से रोगी हैं जो हमारे पास से दवाइयाँ लेके जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न थे और मैं भी खुद कन्फ्यूज़ था, लेकिन अगर मैं यहाँ अपने डैशबोर्ड की बात करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास अंडर ट्रीटमेंट में है 59 पेशेंट, जिसमें से हाइपरटेंशन के हैं 41 और डायबिटीज़ के हैं 24। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मैंने पीएससी में रिफ़र किए हैं 177, यानी कि मैंने बहुत सारे पेशेंट को भेजा तो था बट वो नहीं जा पाए, या हो सकता है उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ हो। कुछ लोगों का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो भी गया होगा, लेकिन हो सकता है कि वो एमओ पोर्टल में एंट्री नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वो पेशेंट जो हमारे पास दवाई लेने के लिए आते हैं उनका अंडर ट्रीटमेंट जितने लोगों का नाम दिखा रहा है वो हमारे रजिस्टर्ड पेशेंट है, यानी कि वो हमारे पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब वो हमारे पास फॉलोअप के लिए आएंगे और दवाई लेकर के जाएंगे। अब वो पेशेंट जो हमारे पास में रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं और दवाई लेने आएंगे उनका क्या करना है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, अगर आपके पास वो पेशेंट आते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, जैसे कि नए जो अभी CHO आए हैं जिन्हें नया टैबलेट मिला है, नया टारगेट मिला है, नया एनसीडी करने को मिल रहा है, तो उनके पास में अभी पेशेंट जो है रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं और पुराने जो दवाइयाँ लेते थे वो अब आपके पास आते हैं दवाई लेने के लिए। उस कंडीशन में आप जो HWC का OPD रजिस्टर है उस HWC के OPD रजिस्टर में उन सभी का नाम एंट्री कर लीजिए, या आप चाहें तो एक फॉलोअप रजिस्टर बना लीजिए जहाँ पर आप उनका नाम एंट्री करें और उनको हर महीने जो दवाइयाँ दे रहे हैं उन्हें कंटिन्यू फॉलोअप के लिए उन्हें बुलाते जाएँ और दवाई देते जाएँ। अगर आपके पास में 40 पेशेंट हैं जो रजिस्टर्ड है या आपके पास हर महीने दवाई लेके जाते हैं, तो उन 40 पेशेंट का आप रजिस्टर में नाम लिख करके रखें, ताकि जब भी कोई आए आपके पास में चेकिंग के लिए या क्रॉस चेकिंग के लिए तो आप उन्हें वो नाम दिखा सकें। और ये ज़रूर याद रखें कि जितने लोगों का आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो सभी 100% आपके पास से दवाइयाँ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। सेम वैसे ही अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डायबिटीज़ में आते हैं। डायबिटीज़ में भी वैसा ही आपको करना है, जितने भी पेशेंट आपने रजिस्टर्ड किए हैं या अंडर ट्रीटमेंट शो कर रहा है वो सभी पेशेंट आपके पास दवाई लेने आते हैं कि नहीं, जो कि आपको देखना है।
टीबी स्क्रीनिंग जैसा हमने देखा था कि जितना ओपीडी हमारा रहेगा उसका 3% हमें देखना है, और अगर 3% नहीं होते हैं तो एटलीस्ट कम से कम 2% हम कोशिश कर सकते हैं। 2% देंगे तो भी हमको यहाँ पर 2 से 3 नंबर प्राप्त हो जाएगा। टीबी पेशेंट अगर आपके पास नहीं है तो भी आपको 100% यहाँ इंसेंटिव मिल रहा है। जैसे कि 12 पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर आपने टीबी पेशेंट एक भी नहीं देखा है फिर भी आपको यहाँ पूरा 100% जो है इंसेंटिव प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे के बारे में। ये जो विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे है ये मनाया जाता है आंगनबाड़ी में, या आप चाहे तो अपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी इसको मना सकते हैं। जब टीकाकरण का समय होता है उस समय पे जितने एएनसी आते हैं आप उन लोगों के साथ बैठ करके इस पोषण दिवस का भी आयोजन कर सकते हैं। हेल्थ न्यूट्रिशन डे को ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि इसका जो प्रदर्शन है उसकी निगरानी करेंगे, जैसा कि यहाँ पर पॉइंट में दिया गया है। अब विलेज हेल्थ का आप जो भी करें, चाहे विलेज हेल्थ की बात हो, चाहे HbNC हो, चाहे मासिक बैठक हो, सभी चीज़ों के फ़ोटोग्राफ्स आपको लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोटो लेने के बाद उसे डेली पोर्टल में एंट्री करना या उसे वेलनेस एक्टिविटी में डालना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी से ही आपका जो है निरीक्षण हो पाएगा और सत्यापन किया जा पाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने उसमें बहुत अच्छे से कवर किए हैं। आप पहले वाला जो इंसेंटिव फॉर्मेट का वीडियो था उसे आप प्लीज़ देखिएगा। वैसे ही बैठक का भी आयोजन आपको कम से कम 2 करने हैं, और मासिक बैठक आपको कम से कम 1 करना है। इस मासिक बैठक में आपको चाहे तो आप जीएसए का, सॉरी, जन आरोग्य समिति का, या चाहे तो मितानिन का या आंगनबाड़ी का या एनएमएमपीडब्ल्यू का, किसी का भी मीटिंग आप रख सकते हैं। महीने में 1 न्यूनतम है, आप चाहें तो 10 मीटिंग रख सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। फिर नेक्स्ट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पोर्टल में दैनिक रिपोर्टिंग की स्थिति। ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, जहाँ पर आप लोग गलतियाँ करते हैं। हो सकता है अभी आप ना पकड़ाएं, लेकिन आगे जाकर आप पकड़ा जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है कुल दैनिक रिपोर्टिंग दिवस, 3 दिवस के भीतर किए गए रिपोर्टिंग। हम क्या करते हैं, जो डेली एंट्री है उसे कई बार 1 हफ्ते में करते हैं, या कई लोग जो है 15 दिन में करते हैं, या कई लोग 4 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर वो दैनिक रिपोर्टिंग जो 3 दिन के अंदर में किया गया हो, यानी कि डेली एंट्री, अगर आपने आज जितने पेशेंट देखे हैं उनका एंट्री आज ही कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप आज पेशेंट देखे हैं और 1 हफ्ते के बाद उनकी एंट्री करते हैं तो यहाँ पर आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि डेली एंट्री कब किसने कितना किया है इसकी जानकारी जो आपके ज़िले में सीपीएससी सेल है या एनएचएम में जो सीपीएससी सेल बनाया गया है वहाँ इस चीज़ की पूरी जानकारी मिल जाती है। तो अगर आप यहाँ महीने में पूरे 30 दिन एंट्री किए हो तभी आप 30 दिन का एंट्री डालिएगा। अगर आप 30 दिन नहीं किए हो, या ये हो सकता है कि आपने हफ्ते हफ्ते में, जैसे 30 दिन का एक महीना अपन मान ले, या 7 दिनों का 4 हफ्ता अगर हम मान ले, और मैंने यहाँ 7 दिन में 1 बार एंट्री किया है, वैसे ही 7 दिन में फिर से 1 बार एंट्री किया है, मतलब मैंने यहाँ पर 15 दिन का एंट्री 2 बार में किया है। अगर मैंने 30 दिन का एंट्री यहाँ पर 4 बार में किया है तो यहाँ मुझे 30 दिन की का जो है एंट्री नहीं मिलेगा, यहाँ पर मुझे 4 दिन का एंट्री मिलेगा, मतलब कि मैंने 4 दिन में पूरे 30 दिन का एंट्री किया है। वैसे ही यहाँ पर दिया गया है, अगर मैं 20 दिन के अंतर्गत करता हूँ या उससे अधिक करता हूँ तो मुझे 2 नंबर मिलेगा, या मैं पूरे 26 दिन का कंटिन्यू एंट्री करूँगा तब जाकर मुझे यहाँ पर 100% नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपको जो दैनिक रिपोर्टिंग है यानी कि डेली एंट्री है आपको रोज़ करना है। आप बिल्कुल एक भी दिन गैप ना करें, या गैप करते भी हैं तो 2 या 3 दिन के अंदर में आप एंट्री ज़रूर कर लें। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत जो मासिक रिपोर्टिंग होती है, जिसे हम कई बार 6 तारीख या 7 तारीख तक भेजते हैं, जो कि सच मायने में देखा जाए तो गलत है। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, 5 तारीख के अंदर में जो हमारा डेटा है या पूरा जो रिपोर्टिंग है वो हमें भेज देना है अपने PSC तक या CSC तक। वैसे ही टेलीमेडिसिन भी आपको यहाँ पर न्यूनतम 10 दिन का टेलीमेडिसिन होना चाहिए। आप चाहें तो 10 दिन में 10 पेशेंट को ही देख लीजिए, और लेकिन यहाँ पर आपको 10 टेलीमेडिसिन देना ही है। वेलनेस गतिविधि भी आपको न्यूनतम 14 कराना ही है, चाहे आप 14 में कैसे भी करा सकते हैं। आप रिपोर्टिंग के साथ साथ जितने भी आप फोटोग्राफ्स ले रहे हैं रिपोर्टिंग का भी, या मंथली बैठक का, या विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे, सैनिटाइजेशन डे, या HbNC, साथ में योगा या वेलनेस एक्टिविटी, ये सारा चीज़ इसी 14 दिन की गतिविधियों के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट सीबैक फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर सीबैक फॉर्म अगर मैं देखूँ तो मेरा जो टारगेट था सीबैक फॉर्म का वो था 1361, यानी कि मुझे इतने लोगों को एनरोल करना था, बट मैंने 30 प्लस जो थे वो 1269 लोगों का ही किया है, मतलब कि 1269 लोगों का ही किया है। बट अब सीबैक फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर सीबैक फॉर्म मैंने कितना भरा है। अब जो 30 प्लस वाले थे 12, जो जिसे मैंने यहाँ पर देखा है कि 1269 जो पेशेंट थे जिनको मैंने 30 प्लस वाले थे और उन्हें एनरोल किया है, बट सभी का मैंने सीबैक फॉर्म भरा हो ये ज़रूरी नहीं है, ये एनरोल्ड हैं, बट मैंने सीबैक फॉर्म जिनका भरा है उनका मैंने यहाँ पर स्क्रीनिंग भी किया है। तो सीबैक फॉर्म मैंने कितने लोगों का भरा है देखा जाए तो 1168, यानी कि 1168 लोगों का ही मैंने स्क्रीनिंग किया है, और यही मेरे सीबैक फॉर्म में यहाँ पर एंट्री किया जाएगा।
तो सी बैक फॉर्म आप जितना भी भरते जाएंगे वो यहाँ पर एंट्री करेंगे। अगर आपने 100% जितना आपका टारगेट था वो कंप्लीट कर लिया है तो आपको यहाँ पर पूरा मार्क्स जो है मिलेगा। आपका जैसे कि 1000 का टारगेट है या 1200 आपको का टारगेट है, तो आपको एक महीने में 100 लोगों का एंट्री सी बैक फॉर्म का करना है। अगर आप 100 लोगों का सी बैक फॉर्म एंट्री कर लेते हैं या उनका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो यहाँ पर आप पूरा 100% इंसेंटिव जो है प्राप्त कर। सी बैक फॉर्म को आप लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। आप चाहें तो सी बैक फॉर्म पहले भर सकते हैं, स्क्रीनिंग आप बाद में भी कर सकते हैं। मैंने स्क्रीनिंग और सी बैक फॉर्म दोनों का काम एक साथ किया था, इसलिए मैंने उस पॉइंट को लिया था। आप चाहें तो पहले सी बैक फॉर्म भर करके रख दीजिएगा, स्क्रीनिंग आप कभी भी कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा जो ये 20 पॉइंट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको अपने जो मैंने बनाया है अपना इंसेंटिव फॉर्मेट उस तरफ ले चलता हूँ, ताकि इंसेंटिव फॉर्मेट में मैंने क्या क्या गलतियाँ की है, कहाँ पर मुझे कम मार्क्स मिले, कहाँ पर ज़्यादा मिले हैं, वो आप देख सको और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये है मेरा इंसेंटिव फॉर्मेट जिसे मैंने बनाने की कोशिश की थी। तो जैसे कि मेरे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की अगर मैं आबादी आप लोगों को बताऊँ तो मेरे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की आबादी है 3723। अगर मैं यहाँ पर अपने ओपीडी की बात करूँ तो मेरा जो ओपीडी का टारगेट है वो होता है 285 समथिंग, 285 8% अगर मैं निकालूँ इसका तो। बट मैंने यहाँ पर 415 पेशेंट देखे हैं, यानी कि मैंने जस्ट डबल काम किया है। तो सॉरी यहाँ पर 150% आएगा, बट मैंने यहाँ 200% लिख दिया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 150% काम किया है अपना और मुझे यहाँ पर 5 नंबर मिले हैं। वैसे ही एएनसी मैंने यहाँ पर पूरा अपना 5 दे दिया तो मुझे 5 नंबर मिले हैं। मैंने इन पाँचों एएनसी का अच्छे से केयर भी किया है, मतलब वो एएनसी विजिट में आ रहे हैं अभी और उन्हें टीका भी समय पर लग रहा है, मैं उन्हें काउंसलिंग भी कर रहा हूँ, यानी कि पूरी तरह से उनको केयर दे रहा हूँ। तो यहाँ मुझे 5 नंबर दिया जाएगा। वैसे टीकाकरण के लिए मेरे पास 53 बच्चे जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जिनके लिए मैंने टीका का डिमांड इस महीने किया था और पूरे के पूरे 53 बच्चों को टीका लगा है, तो मुझे यहाँ पर भी 5 नंबर मिल गए। वैसे ही एचबीएनसी मेरे पास इस महीने मेरे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत सिर्फ एक बच्चे ने जन्म लिया है और उस एक बच्चे को मैंने घर पर जाकर प्रॉपर केयर किया है, मैंने देखा है कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो यहाँ पर भी मुझे 5 नंबर मिल जाते हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूँ अपने उच्च रक्तचाप के लिए तो यहाँ पर मैंने जो बताया था आप लोगों की गलती हुई थी मुझसे, मैंने भी यहाँ अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में 79 लोगों का मैंने स्क्रीनिंग कर लिया, उनका रजिस्ट्रेशन भी मैंने अपने एनसीडी एप्लीकेशन में कर लिया। बट मुझे यहाँ करना था सिर्फ 27 लोगों का। बट ये अच्छी बात है कि मैंने डबल और ट्रिपल मतलब कि काम किया है यहाँ पर, तो मैंने 200% यहाँ काम करके दिखाया और मैंने 5 नंबर यहाँ पर अर्जित कर लिए अपने लिए। वैसे ही डायबिटीज़ में भी मुझे सिर्फ 27 लोगों का ही स्क्रीनिंग करना था, बट मैंने 43 लोगों का किया, तो भी मैंने डबल का अपना जो है काम कर लिया यहाँ पर भी। और मैंने यहाँ पर जितना मेरा टारगेट था उससे ज़्यादा करने के कारण यहाँ मुझे 5 नंबर मिल गया है। और इन सभी चीज़ों की जानकारी मेरे एनसीडी एप्लीकेशन में, और एनसीडी एप्लीकेशन में अगर नहीं होगा तो ओपीडी रजिस्टर में ज़रूर है। तो कभी भी कोई क्रॉस चेक के लिए अगर आते हैं तो आप अपना रजिस्टर या एनसीडी एप्लीकेशन में उस चीज़ को शो कर सकते हैं। अब आते हैं ओरल कैंसर की तरफ। ओरल कैंसर जो है मैंने इस महीने एक भी नहीं किया है, 0 है, लेकिन मेरा जो टारगेट था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। मुझे जितना ओरल कैंसर करना था, यानी मुझे 24% एक साल में करना था, जो कि मैंने कंप्लीट कर लिया है और मैंने पूरे 5 साल का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लिया है। इसलिए मैंने यहाँ पर 100% प्राप्त किया है और 5 नंबर मुझे यहाँ पर दिया जाएगा। वैसे ही हाइपरटेंशन के जो रोगी हैं मेरे पास दवाई लेने आते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाइपरटेंशन के लिए मेरे पास में 41 पेशेंट और डायबिटीज़ के लिए 24% रजिस्टर्ड हैं जो मेरे पास अंडर ट्रीटमेंट है। बट इसमें से कुछ पेशेंट जो हैं वो नहीं आते हैं। आपने देखा कि 40 पेशेंट मेरे पास रजिस्टर्ड थे, बट सिर्फ 28 पेशेंट ही मेरे पास दवाई लेने के लिए आए हैं, मतलब कि मैंने 100% काम नहीं किया। तो मेरे द्वारा अगर 100% काम नहीं हुए हैं तो यहाँ पर जो मेरा मार्क्स था वो कम हो चुके हैं। वैसे ही मेरे पास यहाँ पर डायबिटीज़ के जो पेशेंट थे वो 24 पेशेंट मेरे पास रजिस्टर्ड थे, लेकिन सिर्फ 23 पेशेंट ही मेरे पास दवाई लेने के लिए आए हैं। इसका मतलब मैंने यहाँ पर 99% काम किया है, एक पेशेंट मेरे पास नहीं आ पाया किसी का। अगर मैं टीबी की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने अपने ओपीडी के का जो है 2% से भी कम पेशेंट देखा है, यानी कि सिर्फ एक पेशेंट देखा है, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन आप यहाँ पर अपने ओपीडी का कम से कम 3% आप ज़रूर देखें, ताकि आपको यहाँ पर 5 नंबर ज़रूर मिल सके। टीबी पेशेंट मेरे पास एक है जो दवाई खा रहा है, तो मैंने यहाँ पर अपने लिए 5 नंबर अर्जित कर लिए हैं। विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे का जो आयोजन है वो मैंने करवाया था महीने में, तो एक महीने में मैंने 2 आयोजन करवाया था, तो 5 नंबर मिले हैं। वैसे ही विलेज हेल्थ सैनिटाइजेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी का जो अरेंजमेंट है वो मैंने महीने में 2 करवा लिया था। वैसे ही मैंने मासिक बैठक भी अपने लिए एक करवाया है, और इन सभी चीज़ों की का जो रिपोर्टिंग है वो मैंने एक फ़ाइल में तैयार किया है अपने हर बैठक के लिए। और विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे है या चाहे कमेटी है जो सैनिटाइजेशन कमेटी, या मासिक बैठक है, या जन आरोग्य समिति है, या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जो दैनिक रिपोर्टिंग है, इन सब चीज़ों के लिए मैंने एक रजिस्टर अलग अलग रजिस्टर बना करके रखा है ताकि मुझे काउंट करने में आसानी होगी। तो आप भी चाहे तो इनके लिए एक अलग रजिस्टर बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दैनिक रिपोर्टिंग मैंने पूरे 31 दिन के 31 दिन किया है, तो यहाँ पर मुझे 5 नंबर मिल गया। वैसे ही वेलनेस सेंटर की जो मासिक रिपोर्टिंग है वो मैंने 5 तारीख से पहले कर दी थी, सॉरी 5 तारीख को ही की थी, इसलिए मुझे यहाँ पर 5 नंबर मिला है। टेलीमेडिसिन में हमारे ज़िले में अभी नहीं हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर नील डाला है। वैसे वेलनेस गतिविधि मैंने नहीं कराया था, तो मैंने 0 डाला है। वैसे सी बैक फॉर्म मैंने
अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे यहाँ पर 5 नंबर मिल गए थे। तो आपने देखा कि कैसे मैंने यहाँ पर अपना जो इंसेंटिव फॉर्मेट है वो कंप्लीट किया, और जो टोटल मार्क्स हैं मेरे वो हैं 86, और 86 मार्क के कारण मुझे यहाँ पर ए ग्रेड मिला है, और ए ग्रेड में मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 15,000। तो अब भी चाहते हो कि आपको 15,000 पूरा मिले, तो इंसेंटिव फॉर्मेट में गलतियाँ ना करें, और आप जो भी इंसेंटिव फॉर्मेट को भर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, और जो भी आप रिपोर्ट वहाँ पर डाल रहे हैं वो सभी चीज़ें एनसीडी एप्लीकेशन में, चाहे दैनिक रिपोर्टिंग में या फिर वेलनेस एक्टिविटी, सभी चीज़ों को, फोटोग्राफ्स को आपको अपलोड करना ज़रूरी है, रजिस्टर में अच्छे से लिखना ज़रूरी है, तभी जाकर के आपका सत्यापन हो पाएगा, और कभी भी आप क्रॉस चेक में जो है गलतियाँ आपको नहीं मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथ में अगर आपको गुणक ऐप या लक्ष्य या कायाकल्प, चाहे किसी भी तरह के एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए होगी, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, मैं उसके लिए एक नई वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप लोगों का, और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें।